नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द्रोणा क्लासेस में। दोस्तों, अभी हमारा जो UP SSSC पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, स्पेशली उसके लिए इस सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, पूरी कंप्लीट करेंगे, ये घटना चक्र की पूरी कराएंगे। और मेरा चैनल, इसका नाम पहले था इंडियन एजुकेशन सेंटर। ठीक है, उससे नाम चेंज करके द्रोणा क्लासेस कर दिया गया, तो वो बहुत लंबा पड़ता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा होगा सेट प्राचीन इतिहास। ठीक है, इतिहास से प्राचीन इतिहास उठाते हैं, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। ठीक है। फिर क्या है, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तथा बागोड़ भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ और बागोड़ से मिले हैं। ठीक, और मध्य पाषाणकालीन महदहा से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जल्दी थोड़ा करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो सेशन। आगे बात करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। अगर मानव की साक्ष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से क्या मिला है, मानव के साक्ष्य मिले हैं। नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का, ये इम्पोर्टेंट है, कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो पहले क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में जिसके जो साक्ष्य मिले हैं उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगला है बुर्जहोम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो बुर्जहोम की जो खोज है किसने की थी 1935 में, किसने की थी, डी टेरा और पीटरसन नाम के साइंटिस्ट लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी। ठीक है, और क्या है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ। अगर खाद्यान्नों की बात करें, अनाज की बात करें तो नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ है। ठीक, बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्राप्त प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ जो है उससे सर्वप्रथम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। पहले कुछ प्रमाण ऐसे थे जो घूमते रहते थे, बंजारों जैसी लाइफ थी। ठीक है, घूमने फिरने की, और लेकिन सर्वप्रथम जो बलूचिस्तान का कच्छ मैदान है जो कि पाकिस्तान में है, उसके मेहरगढ़ से क्या मिला है कि स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, एक जगह रहने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अगला है चालकोथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो चालकोथिक युग को क्या क्या नाम दिया, दूसरा ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, कैलकुलिथिक युग। ठीक है, अगला है नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक प्रस्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने करवाया था। ठीक है, बड़ा नहीं है। नवपाषाण कालीन प्रस्थल से राख के टीले, ये थोड़ा सा ठीक है, राख के टीले जो कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है, सगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला गेरुबर्णी या गैरिक मृदबांड। ठीक, इम्पोर्टेंट आ जाता है। OCP के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो गेरू रंग के जो मृदभांड हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से मिले हैं, हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। तो संस्कृति मंत्रालय का अधीन विभाग है। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक, जरा देख लेते हैं प्रमुख स्थल और उनके जो खोज करता है स्थल करता है, देखते हैं। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में
राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। रोपड़ की खोज 1953 से 55, ठीक, 53 से 55 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक है। अगला है लोथल की खोज RS राव 1954 और 55 में की थी। ठीक है। जो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी राखालदास बनर्जी दोनों ने की थी 1921 में। ठीक है। और वहीं पर मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक। अगले देखते हैं थोड़ा सा और आगे। कालीबंगन की खोज कालीबंगा की खोज बीवी लाल ने की थी और कब की थी? 1961-1969 के बीच में की थी। कालीबंगा को बीवी लाल ने की थी। ठीक है। अगला है रंगपुर MS वत्स ने की थी 1934 से 35 के बीच में। ठीक है। अगला है चनुद्रों की खोज NG मजूमदार ने 1931 में की थी। ठीक। देखो चनुद्रों की खोज MG मजूमदार 1931 में। सुरकोटदा जहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। JP जोशी ने की थी 1964 में। ठीक। बनावली की बात करते हैं बनावली की बात करते हैं तो RS बिष्ट ने की थी 1974 से 1977 के बीच में। ठीक। आगे देखते हैं आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। ठीक है। कोट दीजी की बात करते हैं तो फजल अहमद खान ने 1957 से 58 के बीच करी थी। ठीक है। सुत का गेंडोर, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ऑरेल स्टाइन ने 1927 में की थी। ठीक। अगली बात करते हैं तो मांडा, ठीक है, मांडा खोज JP जोशी ने की थी 1982 में। JP जोशी ने मांडा की खोज की थी। ठीक है। सुत का गेंडोर की बात करते हैं। सुत का गेंडोर जो है ऑरेल स्टाइन ने 1927 में की थी। मांडा की बात करते हैं JP जोशी ने 1982 में इसकी खोज की थी। बालाकोट की बात करते हैं। बालाकोट जो स्ट्राइक की थी भारतीय सेना ने। ठीक है। बालाकोट जॉर्ज F डेल्स ने की थी 1973 से 76 के बीच में। धौलावीरा की बात करते हैं JP जोशी ने 67-68 के बीच में की थी। मिताथल सूरजभान ने 1968 में की थी। राखी गढ़ी सूरजभान ने 1969 में की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सर्वप्रथम 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में कैसे नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। ठीक है। ओहो। ठीक। अगला है लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1921 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। फिर 1861 के बाद 1901 में लॉर्ड कर्जन का जब टाइम आया, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या कर दिया कि एक केंद्रित कर दिया गया। ठीक है। और सर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया? सर जॉन मार्शल को बना दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। तो कहाँ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? कहाँ है? तो भोपाल में है। ठीक है। पहले क्या था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, लेकिन फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक, बढ़िया बात है, समझिए। अगला है पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। ठीक है।
वैसे कहते हैं कि आर्य पहले आए थे, ठीक है, कहते हैं आर्य आए थे, ठीक है, उन्होंने जीवन शैली सिखाई थी, इस टाइप से बोल देते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल के अलग अलग कालों में जो मृदभांड मिले, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये सिद्ध करते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आर्यों के आने से पहले की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी मानी जाती है। ठीक, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए। अच्छा, जो काले रंग की आकृतियों से जो बर्तनों के चित्र बने हुए हैं, लाल रंगीन बर्तनों के चित्र बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, जो एक हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, ठीक, सिंधु सभ्यता है, ठीक है, और वहीं पर जो धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं जो आर्यों से संबंधित माने गए हैं, इन्हें बादगा माना गया, ये बादगे हैं। ठीक है, तो चित्रित लाल मृदभांड जो काले रंग की आकृतियों से बने हुए हैं, ठीक है, चित्र जो काले रंग की आकृतियों से जो बर्तन थे, ठीक है, जो लाल बर्तन थे, जैसे काले रंग की आकृतियों से जो काले रंग की आकृतियाँ बनी हुई थी, लाल बर्तन थे, मिट्टी के बने हुए थे, उन पर काले रंग की क्या पेंटिंग कुछ थी, ठीक है, कुछ बना हुआ था, ठीक है, जो कि क्या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही क्या विशेषता है, ठीक है, जो बहुत पहले की मांग है। वहीं पर धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं जो आर्यों से संबंधित है, जो कि बाद के हैं, ठीक है, इसे सिद्ध होता है कि आर्यों से पहले हड़प्पा सभ्यता थी। अच्छा, ऐसे नगर जिनके किनारे नदियों की बात करते हैं तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, ठीक है। रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे था। कालीबंगा घग्गर किनारे, लोथल भोगवा के किनारे और सुतका गेंडोर किसके किनारे? दास्त के किनारे। लोथल भोगवा के किनारे, कालीबंगा घग्गर, रोपड़ सतलज, ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे हो जाएगा और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बस जाएगा, ठीक है। पैट का है, देखते हैं आगे। अगला है सोतकाह को शादी के किनारे बसा हुआ था, कोई इम्पोर्टेंट नहीं ये वाला, क्या हो गया इसमें? अरे यार, देखते, सॉरी यार, थोड़ा सा टच हो गया, देखते हैं। सो आलमगीरपुर किसके किनारे बस जाएगा? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे होगा। रंगपुर भादर कोट दीजी सिंधु किनारे, और हड़प्पा भी सिंधु किनारे हो गया था, हड़प्पा नहीं सॉरी मोहनजोदड़ो हड़प्पा से रावी नदी किनारे हो गया था, ठीक है। कोट दीजी भी सिंधु किनारे हो गया। कुनाल सरस्वती किनारे, चनुदड़ो भी सिंधु किनारे कितने हो गए? मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चनुदड़ो, ठीक है अभी तक। अगला है वनावली सरस्वती किनारे हो जाएगा। मांडा चिनाब नदी किनारे हो जाएगा, ठीक है। भगवानपुरा सरस्वती किनारे। दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे। आमरी सिंधु, राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे, ठीक है। तो थोड़ा मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, बल्कि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा सांस्कृतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। सीधी से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा वासियों की खोज किस किस की कर ली उन्होंने? तांबा, कांसा,
सोना और चांदी। ठीक है, अगली की बात करते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। तो ठीक है, अच्छी बात है, ज़्यादा जल्दी नहीं जाती है। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकू का प्रयोग किया था। सही बात है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है, ये सही है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेरिकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में क्या होता है? गाय नहीं, गाय का चित्र तो नहीं मिलता है, लेकिन किस किस का मिलता है? हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का चित्र पाया जाता है हड़प्पा संस्कृति मोहरों में। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हनुमानगढ़ जिले में मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, राजस्थान हनुमान, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला है गुजरात के धौलावीरा से लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो धौलावीरा से क्या मिला है? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, हड़प्पा लिपि का, जो कि गुजरात में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी से की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। तो बनावली से क्या मिला है? तो हल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, हरियाणा का फतेहाबाद जिला। ठीक है, तो हल कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है? चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। जीते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से कहाँ क्या मिले हैं? बृहत स्नानागार मिले हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ से क्या लोग लोहे को नहीं जानते थे। ठीक है, कांसा, तांबा, गोल्ड और कांसा, तांबा, सोना और चांदी। ठीक है, ठीक, कांसा, तांबा, सोना, चांदी, लेकिन क्या उसके लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, अगला राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले से घग्गर नदी पर स्थित है। राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी कहाँ है? घग्गर नदी पर है, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, अगला अच्छा, राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरजवान ने की थी। देख चुके हैं उसमें हम, 1969 में सूरजवान ने की थी। मोहनजोदड़ो तथा चंद्रदुर्ग दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? और चंद्रदुर्ग दोनों क्या पाकिस्तान के सिंध में है, बल्कि सुरकोटदा हमारा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, अगला रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। तो रंगपुर कहाँ है? प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। तो गुजरात एक हमारी जो रणजी में टीम आती है सौराष्ट्र की, तो वही है। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में है। ठीक, रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। तो धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर से मिले हैं, जो कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, रंगपुर की खुदाई कब हुई थी? तो 1953 और 54 के बीच में रंगपुर की खुदाई हुई थी। और खुदाई किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। अगला है रंगपुर से प्राक
हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो रंगपुर से धान के मिले हैं, प्राग हड़प्पा के मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के भी मिले हैं और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ और मृदभांड मिले हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों के क्या 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 मिले, किले मिले, दुर्ग मिले, नालियाँ मिली कच्ची ईंटों की बनी हुई और कैसे मिले, मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। अगला है दधेरी। दधेरी एक पर्वतीय स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंद पास में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट, तो उत्तर में अगर चले जाओ तो झेलम नदी के पूर्वी तट जो कि जम्मू कश्मीर, दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंड नदी की तरफ, उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट और दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी की तरफ। ठीक है, दक्षिण में हिंडन नदी की तरफ, ऊपर उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट। ठीक, अगला है सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है, सिंधु घाटी के लोग से किसकी पूजा करते थे, तो पशुपतिनाथ या पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है। इसका क्या है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है पशुपतिनाथ की, क्या है, जिस पर एक योगी की आकृति बनी है, पशुपतिनाथ की आकृति बनी है। ठीक है, पशुपति की आकृति बनी है। तो उस पर क्या है, उस योगी के दाईं ओर बाघ है, हाथी, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। ठीक है, गाय नहीं है। ठीक है, गाय नहीं है, सही है। आगे देखते हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, इसके 3 मुख हैं। अच्छा, एक जो योगी मिला था उस पर त्रिशूल जैसा आभूषण था, उसका 3 मुख थे, इसलिए से शिव मान लिया गया। ठीक है, क्योंकि त्रिशूल शिव के पास में है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया। तो सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने इसे क्या किया था, रुद्र शिव बताया था। ठीक है, शिव का रुद्र बताया था, रुद्र रूप। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति साहिबाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। मतलब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल 1901 में बने और लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ठीक, फिर क्या हुआ, 1921 में उन्होंने दयाराम साहनी को भेजा और पाकिस्तान में जाकर उन्होंने सीधे हड़प्पा के टीले की खुदाई कर दी और खोज कर दी। ठीक है, बस दयाराम साहनी ने कर दी। ठीक है, अब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी। ठीक है, तो राखालदास बनर्जी क्या कर देंगे भाई साहब, ये सिंधु मोहनजोदड़ो की खोज कर देंगे। तो अब ये क्या करेंगे, राखालदास बनर्जी क्या करेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज कर देंगे। ठीक है, लरकाना जिले में स्थित सिंधु की नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का टीले का पता लगाया। तो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है, उसमें एक लरकाना जिला था, उन्होंने सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज कर दी थी। ठीक है, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया, सबसे पहले तांबा का यूज किया गया था। ठीक, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया, तो भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है, तो सिंधु घाटी में भी कपास का उत्पादन होता था, ऐसे प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है, बढ़िया बात है। अगला, मोहनजोदड़ो से कोड़ वाले सांड या बैल ककुदमान वृषभ की आकृति वाली मोहर। अच्छा, तो ये मोहनजोदड़ो से और में क्या मिला है, कोड़ वाले सांड की वाली मोहर भी मिली है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का, उसके बाद कोड़ वाले का, उसके बाद अच्छा, सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं सर्वाधिक
जो अंकन किया गया है एक सिंह के बैल का है, ठीक है, एक सिंह वाले बैल की आकृति का है। उसके बाद पूरे वाले सांड का है, या कोड़ वाले बैल का अंकन मिलता है। ठीक है। अगला है कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। अच्छा, कालीबंगा के मृण पट्टिका के एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे पुरुष ला रहा है, ठीक है। अच्छा, कालीबंगा की जो मृग पट्टिका है उस पर एक और तो दोहरी सींग वाले देवता हैं, ठीक है। और दूसरी ओर एक पुरुष है जो बकरी को लेके आ रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ठीक है। तो सर्वाधिक उपासना किसकी होती थी? मातृ देवी होती थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है, ठीक। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट आ गया कि नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अच्छा, मिस्र क्या होता? एक डेजर्ट होता, ठीक है, सूखा होता, रेगिस्तान होता अगर नील नदी नहीं होती, ठीक है। तो नील नदी का उपहार मिस्र को बोला जाता है, इजिप्ट, ठीक, इजिप्ट को बोला जाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग क्या हो गया? सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। अच्छा, सुमेरिया सभ्यता के लोगों को प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता के रूप में किसे माना जाता है? सुमेरिया सभ्यता के लोगों को माना जाता है। सुमेरिया क्यूनिफॉर्म लिपि को प्राचीनतम लिपि माना जाता है। छोड़ो, अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो सीधी सी बात है, दाएं से बाएं ओर उल्टा लिखा जाता है इसका मतलब, ठीक है। तो भाव चित्रात्मक कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक थी। और लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है, उल्टी। प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल देखते हैं। तांबा हमारा कहाँ से मिला है? तांबा हमारा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है उससे मिला। तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से मिला है। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान में जो स्थित है वहाँ से मिला है लाजवर्द। फिरोजा टिन ईरान से मिली है। फिरोजा टिन कहाँ से मिली है? ईरान से मिली है। चांदी की बात करते हैं तो चांदी कहाँ से मिला है? राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों में से। अफगानिस्तान और ईरान से भी मिला है, ठीक है। तो चांदी कहाँ कहाँ से मिला है? राजस्थान की जावर, अजमेर की खानों से मिला है, ठीक है। जावर एवं अजमेर की खानों से मिला है राजस्थान में तो। और फिर अफगानिस्तान और ईरान से भी मिला है चांदी का। शीशा अफगानिस्तान से मिला है। लाजवर्द बदख्शां भी अफगानिस्तान से मिला है। शिलाजीत की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश शिलाजीत की बात करते हैं। गोमेद कहाँ से? तो गुजरात से, ठीक है। अगला वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, ठीक है। वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है, ठीक। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है, ठीक, या श्रेष्ठ लोग कह सकते हो आर्य। वेद 4 हैं, कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक। अच्छा, मुख्यतः 3 वेद अगर माने जाएं तो कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं। अथर्ववेद को नहीं लिया गया है, ये जादू टोना वाला है, ठीक है। अच्छा, वेदों में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो वह ऋग्वेद है, क्योंकि ये क्या है? सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है, ठीक है। ऋग्वेद, हाँ, वेद त्रयी है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन करता है? तो वह ऋग्वेद करता है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, कौन कौन से? ब्रह्मा, क्षत्रिय तथा शूद्र। प्रारंभ में 3 ब्रह्मा, क्षत्रिय, शूद्र नहीं है, वैश्य है, वैश्य, ठीक, वैश्य। प्रारंभ में 3 वर्ण कौन कौन से थे? ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। आगे बात करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त से, किससे? पूर्व सूक्त से सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो शूद्र शब्द कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद 10वें मंडल के पूर्व सूक्त से इसका उल्लेख मिलता है, शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ चारों वर्ण की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंग से बताई गई है। ठीक है, तो चारों वर्ण की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है ये बताते हैं कि कोई बड़ा पुरुष था, उसके अंगों से, ब्रह्मा से माना जाता है। ठीक है, देखते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद किससे है? औषधियों से संबंधित है, या जादू टोना वगैरह इसी में आते हैं। ऋग्वेद में क्या क्या है? ईश्वर महिमा, देवी देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्मकांड आ गए हैं, बलिदान विधि आ गई है। वहीं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ठीक है, कर्मकांड किस में आ गए? यजुर्वेद में आ गए। संगीत सामवेद में आ गया। ईश्वर महीना किस में आ गए? ऋग्वेद में आ गए। अथर्ववेद कैसा हो जाएगा? जादू टोना वगैरह ले आएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, और इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। कुल 10 मंडल हैं। दूसरे और 7वें मंडल की रचनाएं सबसे प्राचीन हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और दूसरे और 7वें मंडल की रचनाएं सबसे प्राचीन हैं। पहला और 10वां मंडल जो है वो नवीनतम है, वो नए हैं। अच्छा, जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, वो किसके लिए समर्पित है? सोम को समर्पित है, जिसमें कितने हैं? 114 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के 114 सूक्त किसे समर्पित हैं? सोम को समर्पित हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं और 730 सूक्त हैं। 5987 या 5987 क्या हैं? मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, और तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। तो अथर्ववेद में 20 अध्याय, 730 सूक्त हो गए और 1200 मंत्र लगभग किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं, और इसमें तंत्र मंत्र, वशीकरण या जादू टोना का साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। ठीक है, अच्छा, यज्ञ संबंधी विधि विधान किससे मिलते हैं? यजुर्वेद से मिलेंगे। ठीक, कर्मकांड, यज्ञ संबंधी वगैरह किससे मिल रहे हैं? यजुर्वेद से मिलेंगे। ठीक है, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है, शुक्ल केवल पद्य में है। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल केवल क्या है? संगीत, वो केवल किस में है? पद्य में है, बल्कि कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं शुक्ल यजुर्वेद की बात करूं तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद 2 हो गए। पहली बार तो इसमें यजुर्वेद का कर्मकांड वशीकरण हो गया। ठीक है, और इसमें 2 पार्ट में बढ़ गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है,
जबकि शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं, ठीक है, ऋग्वेद के 1028 सूक्त हैं। 9वें मंडल के 114 सूक्त किसे समर्पित हैं? सोम को समर्पित हैं। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद तुम्हारा किससे है? अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना अथर्ववेद में दे रखे हैं। वहीं पर सामवेद की बात करें तो सामवेद किससे है? आपका संगीत से रिलेटेड है सामवेद। ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह। ठीक है, आगे बात करते हैं। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध यज्ञ अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है, ईशोपनिषद, यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद है, जिसका संबंध क्या है? यज्ञ अनुष्ठान से ना हो, आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है, आध्यात्मिक चिंतन से ईशोपनिषद है अंतिम भाग। अब देखते हैं, अब सामवेद की बात आ गई। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हो गई? 1875 ऋचाएँ हो गई। ठीक, जिसमें 75 1875 ऋचाएँ हो गई सामवेद में, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋचाओं में अच्छा क्या होता है कि 75 या कुछ जो विद्वान थे वो 99 मानते हैं। ठीक है, ये तो अलग से हैं सामवेद में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो सभी ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद में उपस्थित हैं। ठीक है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हो गई थी। ठीक, शुक्ल और कृष्ण। अब सामवेद कितने हो गई? 3 हो गई, कौमुदीय, राणायनीय तथा जैमिनीय। ठीक है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें। उपनिषद क्या है? तो दर्शन पर आधारित बुक्स हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद को क्या हो जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ मिली? तो वो भी क्या मिली? उपनिषदों में मिली थी। ठीक है, अगला है कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संबंध उल्लेखित है। यम और नचिकेता का संवाद कहाँ मिलता है? तो हमारा मिलता है कठोपनिषद से। हमारा यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है। अगला है उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होते हैं। कुछ क्षत्रिय राजा थे, उनका उल्लेख कहाँ से मिलता है? वो भी उपनिषद से क्या है? वेदांत भी बोला गया। मोक्ष की चर्चा भी कहाँ भी? उपनिषदों में भी। कंठोपनिषद की बात करते हैं तो नचिकेता और यम के संवाद का भी क्या उल्लेख मिलता है? क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। अगला है विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जवाली और कैकेयी के राजा अश्वति, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक, अगला है वैदिक संहिता का सही क्रम क्या है? तो पहले क्या आई? वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर क्या था? उपनिषद। ठीक है, अगला है सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण अगर नदी आ जाती है, सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक काल में कौन सी होगी नदी? तो सिंधु नदी होगी, क्योंकि इसका उल्लेख सर्वाधिक बार ऋग्वेद में प्राप्त होता है या मिलता है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सर्वाधिक पवित्र नदी अगर आती है तो कौन सी थी? तो सरस्वती नदी को माना जाता है सर्वाधिक पवित्र नदी। सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा काबुल, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल और सुवास्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। ठीक है, कुभा नदी, क्रोमू नदी, गोमती नदी और सुवास्तु नदी ये कहाँ हैं? अफगानिस्तान में बहती हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक नदियाँ और उनके आधुनिक नाम की बात करते हैं। अगले तो पहली है द्रस सद्दती, ये चितंग या घग्गर और उसका नाम। सतुद्री पुराण सतलज को पहले सतुद्री नाम से जाना जाता था। ठीक है। रावी को परुष्णी, काबुल को कुबा, झेलम बितस्ता, अस्कनी कौन सी थी? चिनाब नदी, जो आज की चिनाब है वो अस्कनी थी। ठीक है। अगला है बिपाशा, किसे? ब्यास नदी को। बी फॉर ब्या और सा फॉर शाह, तो ब्यास, बिपाशा। गोमती गोमती गोमल। क्रुमु कुर्रम, ये भी अफगानिस्तान के। सदानीरा गंडक नदी को बोला जाता है। ठीक है। गंडक, आज की जो गंडक नदी है उसे सदानीरा बोला जाता है। सुवास्तु दोनों में आधा आधा सा है, तो ये हो जाएगा स्वात। रिवाइज कर लेते हैं इसके लिए एक बार। थोड़ी सी पहली वाली थोड़ी सी टफ लग रही है, देखते हैं। द्रसद्दती, चितंग या घग्गर, ट्रिक नहीं बन पा रही है। सातुद्री, तो साता सा साता सतलज, यानी सतुद्री जो जो अब उसका पुराना नाम था सतुद्री, अब उसका जो नाम है क्या, सतलज है। ठीक है। पारुष्णी, इसे याद कर लो सिर्फ। क्या परुष्णी क्या हो जाएगी? रावी। ठीक है। कुबा काबुल अफगानिस्तान की है। बितस्ता याद रहेगी क्योंकि झेलम की है। अश्किनी की बात करते हैं, अश्किनी चिनाब याद करना। बिपाशा, दोनों में बाशा है तो ब्यास। गोमती, गोगो तो गोमल। क्रुमु क्रू तो कुर्रम। सदानीरा गंडक को बुला ही जाता है, और सुवास्तु दोनों में आधा सा है, और तावी है तो स्वात। ठीक है। अगला है आश्रम व्यवस्था कैसी थी उसकी बात करें तो आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी। क्या जो प्राचीन वेदोत्तर काल में हुए थे। ठीक है। जिनका प्रचार प्राचीन वेदोत्तर काल में हुआ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सन्यास। ठीक है। आगे बात करते हैं। छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख है। अच्छा, छंदोग उपनिषद की बात करते हैं तो अगर ऐसा जाए कि छंदोग उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है, तो 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और वहीं पर जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। ठीक है। तो नैतिक व्यवस्था का प्रधान किसे माना गया, तो वरुण देवता को माना गया। इसी कारण वरुण को क्या बोला जाता है, ऋतस गोपा भी बोला जाता है। ठीक है। अगला है बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। तो वैदिक देवताओं का जो पुरोहित किसे माना गया, तो बृहस्पति को माना गया। और वरुण को नैतिक व्यवस्था का प्रधान। ठीक है। और वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना गया। ठीक। अगला वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की, तथा जैसे कौन कौन सी थी, अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा। ठीक है। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी, अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा थी। ठीक है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता है,
सोने के हार को क्या कहा गया? नेक्स कहा जाता था। बौद्ध जो जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्णा और तीसरे क्रम में मशाका। ठीक है, अगला 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई जो एशिया माइनर है के अभिलेख में ऋग्वेद के देवताओं इंद्र, वरुण, मरु, मित्र और नाशक्य का उल्लेख मिलता है। बोगज कोई अभिलेख है, ठीक है, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नाशक्य का उल्लेख ऋग्वैदिक काल के देवता जो हैं इनका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख से इनका उल्लेख मिलता है। तो आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण वो है किसका है? यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वोत्तम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। ठीक है, अच्छा देखते हैं, पुरुष मेध जो था वो शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, और यज्ञ की गोत्र शब्द का उल्लेख किससे मिला? ऋग्वेद से हुआ। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी, बहुत बढ़िया थी क्योंकि सही है। यज्ञ दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के साथ, अच्छा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है? दशराग युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। जो क्या था? 10 राजाओं का युद्ध था। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध था। परशुनी नदी, ये जो परशुनी जो अब की जो रावी नदी है के तट पर लड़ा गया था। इसमें भारत के राजा सुदारा की विजय हुई थी। ठीक है, सुदारा की विजय हुई थी। 10 राजाओं के साथ में ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, जो परशुनी नदी जो आज की रावी नदी है उसके किनारे लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा सुदारा की विजय हुई थी। अगला है ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जनों में यदु, द्रोहा, पुरा, अमु, सूर्यसु शामिल थे। ऋग्वेद में यव शब्द का मतलब क्या था? जौ था। ठीक है, जो वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थीं। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थीं, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। तो वैदिक काल में क्या था कि राजाओं को भी कंट्रोल कर लिया गया था। सभा और समिति 2 संस्थाएं थी। ठीक है, वैदिक काल में सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोक संस्था थी, जबकि समिति जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो सभा लगती थी तो उसमें श्रेष्ठ लोग ही होते होंगे। तो सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति क्या थी कि जो वहाँ के जो ग्रामीण लोग होंगे या सामान्य जनता होगी उसको क्या करेगी? उसका प्रतिनिधित्व समिति करती थी। ठीक है, कमेटी भी कह सकते हो। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। वहीं पर क्या था? ऋग्वेद या वैदिक काल में सभा और समिति राजा की 2 संस्थाएं थी जो राजा को क्या करती थी? कंट्रोल किया करती थी। वहीं पर अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन थी? सभा और समिति थी। अथर्ववेद में ऐसा बोला गया। और वैदिक काल में क्या थी? राजा को कंट्रोल करने वाली 2 संस्था हो जाएंगी। अगर हम बात करें
ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ठीक, ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक प्रतापी देवता और इन्हें किलों को तोड़ने वाला देवता भी बोला गया है। ठीक है, और 250 सूक्त समर्पित हैं। 1028 में 250 सूक्त समर्पित हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। 250 सूक्त इंद्र को मिलकर सर्वाधिक पावरफुल हो गए वो तो। ठीक है, वहीं पर अग्नि देवता के लिए 200 दिए गए, 50 कम दे दिए गए, वो सेकंड पावरफुल हो गए। तीसरे कौन हो जाएंगे? वरुण हो जाएंगे। ठीक है, जो समुद्र के देवता और ऋतु का नियामक माना जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसका रचनाकार विश्वामित्र हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ये सही है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और ये किसे समर्पित है? ये आपका है सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण 18 पुराण हैं। ठीक है, पुराणों की रचना किसने की थी? तो पुराणों की रचना लोमस ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र तथा उनके भी पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। ठीक है, पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण भी मिलता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित यही है, सत्यमेव जयते। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। ऐत्रेय तथा कौशिकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, वैदिक काल में गाय को अगन्या ना मारे जाने योग्य कहा गया है। अगन्या गाय को ना मारे जाने योग्य कहा गया है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।